चलिए, स्वागत है सभी का साथी पैसे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, जल्दी से सभी सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज बिल्कुल हम क्या देखने वाले हैं, पर्सनालिटी देखने वाले हैं, स्पेशल पर्सनालिटी देखने वाले हैं, ठीक है, व्यक्तित्व देखने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी चलिए आकर के जुड़ जाएंगे। जितने भी क्या है प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे किसके लिए, हाँ बिल्कुल हमारे देश के लिए जिन्होंने क्या किया है, काम किया है, जिन्होंने हमारे देश का नाम क्या किया है, रोशन किया है, बिल्कुल उससे संबंधित हमको क्या आज पढ़ना है, जहाँ से सी-टेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। सिस्टर लव मुन्नी जी, ओके, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। भाई जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। कौन सा व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। चलिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है, जिसमें इस व्यक्तित्व के अंतर्गत हम किनको पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में जिन्होंने अपना जो क्या है झंडा फहराया है, ठीक है, अपना मतलब कोई कुछ ना कुछ मुकाम हासिल जिन्होंने किया है, उनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए, स्पेशल बोलने का मीन्स ये नहीं कि जैसे जो चल नहीं पा रहे, जैसे हम लोग समावेशी शिक्षा में बोल मतलब जो देखते हैं ये वो नहीं है, ठीक है, ये अलग है। स्पेशल बोलने का मतलब जो हजारों में लाखों में कैसे हैं ये स्पेशल है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जो जैसे पहले अंधे थे, ठीक है भाई, तो वो खुद पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए लुईस ब्रेल आई, फिर लुईस ब्रेल मतलब आए और उन्होंने क्या दिया था, ब्रेल लिपि दिए थे। तो ब्रेल लिपि अभी भी उनका चलन है, ठीक है। जितने भी मतलब जो कैसे है दृष्टि बाधित है उन लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी अब पढ़ाई से दूर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका श्रेय किनको जाता है, लुईस ब्रेल को जाता है, ठीक। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम जिनकी बात कर रही हूँ इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पर्वतारोही है, जैसे अंतरिक्ष पे जाने वाले सुनीता विलियमसन की मैं बात करूं, बछेंद्री पाल हो गए, कल्पना चावला हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम बिल्कुल क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, सीत जी, जय जोहार, राधे राधे सभी को, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसके बारे में, लुईस ब्रेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखने वाले हैं, लुईस ब्रेल के बारे में, लुईस ब्रेल, ठीक। चलिए देख लेते हैं लुईस ब्रेल जो है वो कौन है। तो बिल्कुल लुईस ब्रेल को आप लोगों को याद रखना है। लुईस ब्रेल कैसे थे, बचपन से अंधे थे। तो क्या ये जिनकी मतलब जो दृष्टिबाधिता थी, क्या वो बचपन से था, बचपन से, हाँ बचपन से तो था। तो क्या जन्म से ही था क्या, बिल्कुल भी नहीं। इनका जो मतलब ये जो इनका आंख दिखाई नहीं देता था वो बचपन से नहीं था, जन्मजात नहीं था, बल्कि कैसा था, इनके पापा जो है वो कुछ काम करते थे ऐसे मतलब औजारों से। तो इनका मतलब ऐसे खेलते खेलते क्या हो गया था, औजारों से इनकी जो आंख जो है वो लग गई थी, तो पूरा इनका आंख क्या हो गया था, खराब हो गया था, मतलब पूरा इनको दिखाई देना ही क्या हो गया था, बंद हो गया था, वो भी दोनों आंखें ना, ठीक है। तो बिल्कुल, और ये कैसे थे, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब मुझे पढ़ना ही है, एक लगन होता है ना, जब एक लगन होता है तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हम नहीं कर पाते, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें भी हमसे हो जाती हैं। तो उनको पढ़ने का एक लगन था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक ब्रेल लिपि का ही उन्होंने क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या की, एक मोटे कागज लिया, ठीक है, एक मोटे कागज पर उन्होंने क्या किया, बिंदुओं का, ठीक है, जो एकदम नुकीली क्या होती है, जो बिंदु होते हैं नुकीले धारवार, ठीक है, जैसे सुई हो गया किसी से, उन्होंने ऐसे क्या करना स्टार्ट कर दिए, छेद बनाना स्टार्ट कर दिया। कितने कितने का, 6 का। उनका जो हर अक्षर होता था वो कितने कितने का होता था, 6 का होता था, ठीक है। तो इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ब्रेल लिपि का इन्होंने आविष्कार कर दिया। कौन, जो लुईस ब्रेल है वो, ठीक है। तो लुईस ब्रेल के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि लुईस ब्रेल जो है वो कौन थे, तीन मतलब एक दृष्टिबाधित थे, ठीक है, एक दृष्टिबाधित, ठीक है, दृष्टिबाधित थे, जो 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों की रोशनी
चली गई थी। ठीक है, 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों की रोशनी क्या हो गई थी, चली गई थी। ठीक है, आंखों की रोशनी चली गई थी। और इन्होंने क्या किया, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई इनको करना ही था। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, तभी वो क्या करेंगे, तो बिल्कुल इन्होंने सोचा, दिमाग लगाया और एक क्या लिया, एक मोटा कागज लिया। ठीक है, और मोटे कागज पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बिंदु उकेरना स्टार्ट कर दिया। और वही जो बिंदु है आज के डेट में हम किसके नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। मोटे कागज पर इन्होंने 6 बिंदुओं के माध्यम से क्या बना दिया, ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। ठीक है, मोटे कागज पर 6 बिंदुओं के माध्यम से, 6 बिंदुओं के माध्यम से किसका आविष्कार कर दिया इन्होंने, ब्रेल लिपि का। ठीक है, तो जो मोटे कागज पर आपको जो 6 बिंदु दिखाई देगा वो और कुछ नहीं बल्कि वो क्या है, ब्रेल लिपि है। ठीक, ऐसे होता है ब्रेल लिपि जो है, आप लोग देखेंगे। ठीक, देखिए ब्रेल लिपि कैसा होता है ये, इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि कितने डॉट्स होते हैं, इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, 6 डॉट्स होते हैं। और इसके जो लेटर्स है वो कितने होते हैं, चलिए बताइए। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। लाया कौन था इसको, लुइस ब्रेल के द्वारा इसको लाया गया था। मैम जी सादे पे से यूट्यूब चैनल पर हेमा मैम की क्लास होगी सैल जी। ठीक है, बिल्कुल हेमा मैम आएगी भाई, वो कहीं नहीं गई है, बस थोड़ा सा उनका तबीयत खराब था तो अभी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मोटे कागज पर 6 बिंदुओं के माध्यम से ब्रेल लिपि। चलिए बताइए, इसमें 6 डॉट्स तो होते हैं, लेटर कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं ब्रेल लिपि में, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब देखिए ये क्या है, एक लेटर है। ठीक है, तो ये ऐसे 6 बिंदु में क्या होता है, इसको उकेरा जाता है। ठीक, ये ऐसे 6 बिंदु का होता है, ऐसे आप लोग देखोगे ब्रेल लिपि को। ठीक है, जिसमें अब पहचानोगे कैसे, मैम ये तो सेम दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये ए है, ठीक है, मुझे इसको ए पढ़ना है तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा। जैसे बी पढ़ना है तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, फिर सी पढ़ना है तो ये दोनों बड़ा रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे बता रही हूँ कि एकदम जरूरी नहीं कि ऐसे रहेगा, ये यही बड़ा हो सकता है। ठीक, फिर यहाँ पे ऐसे जो है वो 3 डॉट बड़े हो जाएंगे, फिर इधर से ये वाले अगर ई पढ़ना है तो ऐसे, मतलब ये क्या होता है, ब्रेल लिपि होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, ब्रेल लिपि जो क्या होते हैं, जो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए एक क्या है, ये वरदान है। और वो वरदान देने वाले कौन थे, तो बिल्कुल आपको किनको याद रखना है, लुइस ब्रेल जी को याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ मैम, सीडीपी की क्लास कैसे नहीं हुआ कल, आज कितना टाइम होगा, बिल्कुल आरती जी होगा। अभी सर जो है वो अभी छत्तीसगढ़ की क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को सीडीपी की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो ब्रेल लिपि के से संबंध में आप लोगों को इतने जो क्या है पॉइंट्स है उसको याद करना है। ठीक है, चलिए रश्मि जी, सैल जी जल्दी से बताएंगे, आरती जी, मुन्नी जी, कि ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं और अक्षर कितने होते हैं। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, अक्षर कितने होते हैं ब्रेल लिपि में, जल्दी बताएंगे क्योंकि आता है भाई। ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं, अक्षर कितने होते हैं। हाँ चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, आप लोग एक बार सर्च करके देखिएगा ब्रेल लिपि को। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे, कितने अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में। 6 डॉट्स होते हैं तो अक्षर कितने होते हैं, किसी का नहीं आ रहा है अभी तक, सभी के सभी निष्क्रिय हो गए हैं। कैसे कैसे जी, जल्दी बताएंगे सभी। चलिए कमेंट करके, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जल्दी बताइए, ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं और अक्षर कितने होते हैं, लेटर्स कितनी होती हैं, जल्दी फटाक से बताएंगे, अक्षर कितने होते हैं। चलिए बताइए, टाइमिंग बता दीजिए प्लीज़ मैम, मुझे उनके क्लास की टाइमिंग पता नहीं है। सर जी, उनका जो क्लास है
वो 12 बजे होता है, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। तो आप लोग 12 बजे देखिएगा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है उनका क्लास 5-10 मिनट में। मैम सीजी टेट 1 का सॉल्व ई बुक के लिए उसमें 3 साल का बस है। अच्छा 3 साल का है, नहीं उसमें तो पूरा होगा रश्मि जी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। पता नहीं है मैम जी, पता नहीं है, हे भगवान। चलिए मैम प्लीज़ 2012, 16, 17 बस है। चलिए ठीक है, मैं एक बार पता करती हूँ, लेकिन आप लोग को जो मैं नंबर बताई हूँ ना उसमें एक बार कॉल करके पता कर लीजिएगा, ठीक है। साध्य का अगर उसमें तो नंबर दिया होगा तो बिल्कुल आप लोग एक बार बात करिए कि उसमें सिर्फ 3 ही दिए हैं ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि नहीं होना चाहिए, उसमें तो पूरा है जी, मतलब 11 तक का जो एग्जाम्स हुए हैं ना, 11 का 12 में हुआ था, तो 12 से लेकर जो 24 तक के जितने भी सीजीटेट के एग्जाम्स हुए हैं ना, सभी का प्रीवियस ईयर इसमें मिलेगा आप लोगों को। चलिए सर जी को भी पता नहीं है, ठीक। चलिए मैं बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और अक्षर जो है वो कितने होंगे, 64 होंगे, ठीक है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर, ये जो 6 बिंदु है, तो एक एक अक्षर में मतलब कितने कितने बिंदु होते हैं, 6-6 बिंदु होते हैं, मतलब इसमें एक एक में 6-6 बिंदु होते हैं, और टोटल जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी होती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 64 अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं, तो 64 अक्षर होते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद फिर देखते हैं किन के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, कि क्योंकि इनके भी बारे में पूछा जाता है कि मटर के बीजों पर जो जिन्होंने प्रयोग किया था वो कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ चलिए रश्मि जी, एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगी। बीसो जी गुड मॉर्निंग आपको भी, ठीक है। नंद जी नंद कुमारी जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए तो याद रहेगा 6 डॉट्स पर कितने अक्षर होते हैं, तो 64 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं किनके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। अगर कोई बायो वाले हैं तो बिल्कुल इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चने के पौधे पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। और मतलब चने के पौधों, सॉरी मटर के पौधों पर, ठीक है। मटर के पौधों पर इन्होंने क्या किया थे, अपना प्रयोग किए थे, और उन पर प्रयोग करने के बाद ये क्या संकरण करवाए थे उनमें, कि अगर हम 2 बीजों को संकरण करवाते, इन्होंने देखा कि जो क्या होते हैं, जो आपके चने के क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, मतलब चने बोलती हूँ यार, मटर के, ठीक है। तो उन पर कोई विशेष प्रकार की क्या पाई जाती, संरचना पाई जाती जोड़ों में, तो उनको उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखना है, थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में, कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, एक गरीब किसान परिवार पुत्र थे, ठीक है। मतलब इनका जो जन्म है वो गरीब किसान परिवार में 1822 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। 1822 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये गरीब किसान परिवार में, ठीक है, गरीब किसान परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक। बिल्कुल 1822, ग्रेगर जॉन मेंडल को याद रखना है। अब किसान परिवार है, तो किसान परिवार है तो कुछ न कुछ तो इसके माइंड में आते रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति से क्या है, एकदम ज़्यादा प्यार है, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि इनमें पाई जाएगी ग्रेगर जॉन मेंडल में, क्योंकि उनको प्रकृति से प्यार है। तो इन्होंने क्या किया कि चने को, मतलब इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में, ठीक है, 7 साल तक, सोचिए इन्होंने क्या किया, अपने पूरे जीवन काल में 7 साल तक लगभग कितने पौधों पर, तो आपको याद रखना है 28,000 पौधों पर, ठीक है। 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया, 7 साल तक रिसर्च किए, ठीक है। 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया, अपना रिसर्च किए कि ये पौधे जो है वो कैसे कैसे इनमें मतलब नए बीज का, नए पौधों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर मैं 2 पौधों को संकरण करवाऊं, 2 पौधों के बीजों को मैं संकरण करवाऊं, तो उसमें कौन से उनके परिणाम स्वरूप क्या मतलब रिजल्ट मिलेगा करके, ठीक है। बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, कि 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पर, सॉरी 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया था, तो रिसर्च किया था, ठीक है। तो बिल्कुल इन्होंने बारीकी से कई प्रयोग किए और
मतलब वो आंकड़े इकट्ठे किए कि कैसे कैसे हो रहा है करके, और मेंढक उसके बाद इन्होंने देखा कौन सा पौधा, मटर का पौधा। अचानक से इन्होंने मटर के पौधे पर भी क्या किया, प्रयोग किया। मैंने क्या बताया कि 28,000 लगभग पौधे पर इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तो उनमें से मटर के पौधे में इन्होंने क्या वो प्रसिद्धि पाई, ठीक है, जिनके लिए इनको हम आज पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल मटर के पौधे पर उन्होंने देखा कि इनके जो बीज है, ठीक है, उन पर एक क्या पाए, मतलब मटर के पौधे की जो क्या होती है, जड़ें होती है, उन पर क्या पाई जाती है, उनके पौधों पर कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो कि एक किस में रहते, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। और उनको उन्होंने बीज कहा। जैसे उन्होंने उसके बाद देखा कि अगर मैं, जैसे खुरदुरा चना है, ठीक है, खुरदरा चना है या खुरदुरा क्या है, मटर है, उसको मैं चिकने मटर के साथ क्या कराता हूँ, संकरण कराता हूँ। तो वो देखते हैं, मतलब ऐसे पूरे कर करके देखते हैं ना, खुरदरा जो मतलब मटर होते हैं उसको चिकने मटर के साथ वो संकरण करा के देखते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, पीले कलर के जो होते हैं मटर, उनको वो कौन से कलर के, हरे कलर के मटर के साथ संकरण करा करके देखते हैं, फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा करके, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, जैसे हाँ पीला हरा होता है, उसको क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, ठीक है। फिर बिल्कुल ही संकरण करवाने के बाद इनको बाद में पता चलता है कि अगर खुरदुरा और चिकने को मैं क्या करवा रहा हूँ, संकरण करवा रहा हूँ, तो जो इसके दौरान जो नया पौधा बनेगा, ठीक, वो कैसे रहना चाहिए, दोनों का मिक्सचर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। उन्होंने देखा जो खुरदुरा अगर चिकने पर ज्यादा प्रभावी होगा तो बिल्कुल पौधा जो है वो कैसा रहेगा, चिकना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे खुरदुरा जो है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो पौधा जो है वो कैसा निकलता है, खुरदुरा निकलता है। जैसे आप लोग देखते हो कि मतलब मनुष्य का एक ऐसा होता है कि जैसे किसी का ऐसे एक नया बेबी का क्या होता है, जन्म होता है, तो उनकी थोड़ी सी क्वालिटी उनकी मम्मी का भी होता है, थोड़ी सी क्वालिटी उनके पापा के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होते थे जैसे बोलते हैं ना कि उनकी आंख जो है वो मम्मी के टाइप है, उनका कलर जो है वो पापा के समान आया है, उनका जो पूरा फेस है वो दिखने में तो उसकी मम्मी के समान है, लेकिन कलर पूरा पापा पे आया है, ऐसे करके बोलते हैं। तो दोनों को वो क्या रहता है, मिक्सर रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं देखा कुछ भी, उन्होंने ये सोच के ही मटर के पौधों को संकरण कराया था कि अगर मैं क्या बोलते हैं, जैसे पीला है, खुरदुरा को चिकने के साथ कराता हूँ, तो दोनों का संकरण कराने के पश्चात जो नए पौधे की उत्पत्ति होगी वो चिकना और खुरदुरा दोनों, मतलब दोनों का मिक्स रहेगा। लेकिन ये देखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। यहाँ पे हुआ क्या कि जो ज्यादा प्रभावी पौधा था ना, वो ऐसे ही क्या हो गया, नए पौधे मतलब आ गए, ठीक है। जैसे चिकना ज्यादा प्रभावी था तो चिकने पौधे आ गए, खुरदुरा अगर उसमें ज्यादा प्रभावी था तो खुरदुरा हो गए। अब उन्होंने क्या किया, पीला और हरे मटर के दानों को क्या किया, उन्होंने संकरण कराया। फिर वो देखते हैं कि पीला और हरा में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा है, तो हरे और पीले में सबसे ज्यादा हमको दिखाई कौन देता है, दूर से पीला रंग दिखाई देता है, ठीक। जैसे तरंग दैर्ध्य में आप लोग देखते हो कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किनका रहता है, लाल रंग का रहता है, तभी तो उनको हम रेड सिग्नल बोलते हैं ना, दूर से दिखाई दे ऐसे करके खतरों का सिग्नल उसको बोला जाता है। तो वैसे ही येलो रंग है जो कि लाल रंग से ज्यादा ये प्रभावी होता है। तो जब ये दोनों में संकलन कराते हैं ना, तो जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो उन्होंने यही क्या किया था, रिसर्च किया था, इसके कारण इसको भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो सभी को याद रहेगा ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको किनके लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल इन्होंने मटर के दानों पर, मटर के पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और प्रयोग के दौरान भी बिल्कुल इन्होंने, हाँ ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, 28,000 पौधे मटर पालन में प्रयोग किया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822। और आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता था, जो ज्यादा प्रभावी पौधे होते थे बिल्कुल पौधा उन्हीं के समान होता था। अब देखो वो इस सोच के किए थे कि अगर मैं पीला और हरा को क्या करवाता हूँ, संकरण कराता हूँ, तो नए रंग यहाँ पे उत्पन्न होने चाहिए। पीला और हरा रंग को अगर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो थोड़ा अलग टाइप से कलर एक दिखता है ना। तो उन्होंने भी ऐसा सोचा, ऐसा हो सकता है करके उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसको किसको संकलन कराऊं, अगर मैं किसको लाल, ठीक है, अगर मैं लाल रंग का जो क्या है, लाल रंग का जो पौधा है उसको, ठीक है, लाल रंग के मटर के दाने और हरे रंग के मटर के दाने को अगर मैं संकलन कराता हूँ तो दोनों का मिक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे लाल और हरा को आप लोग मिक्स करके देखना, थोड़ा सा पीला टाइप से बनता है वो, ठीक है। तो ऐसे टाइप से उन्होंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ज्यादा प्रभावी कलर कौन सा था, लाल है, तो उनका जो मटर का पौधा था वो कैसा हो जाता था, लाल हो जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया वहां पे बताया ऐसे। तो
तो इसी कारण इसको भी हम किसके प्रसिद्ध व्यक्तित्व के भेष में क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो जो ज्यादा प्रभावी क्या होते हैं, बीज होते हैं, कलर होते हैं, वो बिल्कुल पौधे भी वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आ रहा है सभी को समझ में। अब हम दूसरा देखते हैं, तीसरी पर्सनालिटी जो है वो किसके बारे में पढ़ना है हमको, अल्ब रूनी के बारे में। ठीक है, अल्ब रूनी के बारे में पढ़ना है भाई। ठीक, चलिए देख लेते हैं अल्ब रूनी, अल्ब रूनी, अल्बिरूनी, अल्ब रूनी भी बोलते हैं, अल्बिरूनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में आप लोग ने कहीं ना कहीं इसके बारे में नाम सुना होगा, अल्ब रूनी के बारे में, कि ये कौन थे। तो बिल्कुल ये 1000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले हमारे भारत में क्या यात्रा करने आए थे। ठीक है, अल्ब रूनी जो है वो 1000 से भी पहले, सोचिए मतलब कितने 1000 साल पहले ये हमारे भारत में क्या करने आए थे, यात्रा करने आए थे। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की नेचर जो है वो बहुत ही अलग है, मतलब उनके देश से। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अल्ब रूनी जो है वो कौन से देश के निवासी थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान के थे ये। कहाँ के थे भाई, उज्बेकिस्तान के। कौन थे ये, निवासी थे। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान के, मतलब ये कौन थे, उज्बेकिस्तानी थे। ठीक है, उज्बेकिस्तान से ये क्या आए हुए थे हमारे देश में यात्रा करने के लिए। अब आकर के वो देखते हैं यहाँ की कल्चर, संस्कृति, कि यहाँ की जो कल्चर्स है, संस्कृति वो बहुत ही अलग है उनके देश के तुलना में। ठीक है, तो वो अपनी किताब में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखते हैं, किनके बारे में, इंडिया के बारे में, हमारे भारत देश के बारे में, कि भारत देश की संस्कृति ऐसी है, वैसी है, यहाँ के लोग, रहने वाले लोग ऐसे हैं, मतलब ये त्योहार मनाते हैं, वो मनाते हैं, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग ही है ना। हाँ, ठीक है, जैसे उन्होंने एक अच्छा चीज़ तालाब के बारे में लिखा था अल्ब रूनी ने, किनके बारे में, तालाब के बारे में। जब आप उनकी बुक पढ़ते हो अल्ब रूनी का, ठीक है, इनका बुक का नाम है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, कौन सा, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल इनको अल्ब रूनी के मतलब तालाबों के बारे में लिखते हैं अपने बुक में। इनके बुक पढ़ने पर आपको पता चल जाता है, किताब उल हिंद करके इनका बुक का नाम है। ठीक है, इनका बुक क्या है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक, ये इनके बुक का नाम था। जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो इसमें आपको भारत के बारे में, ठीक है, हिंद मीन्स भारत के ही बारे में आप लोगों को इतनी सुंदर सुंदर बातें वहाँ पे मिल जाएंगे ना, जो कि अल्ब रूनी ने अपने जितने भी देखे यहाँ के कल्चर्स, वो सबको, अपने भावनाओं को इस बुक में क्या किए, उन्होंने व्यक्त किए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इस बुक में क्या था। तो सबसे पहले जब आप देखते हो इस बुक में किसके बारे में, एक तालाब के बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, कि यहाँ के लोग जो है तालाब इतने अच्छे तरीके से, मतलब एक जो पानी के क्या होते हैं स्रोत जिनको हम बोल सकते हैं, उनको इतने बेहतरीन तरीके से बनाए होते हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ, हमारे देश में तो कोई सोच भी नहीं सकते, है ना, ऐसे इनका मानना था। और तालाब के बारे में ये बिल्कुल बोलते हैं अल्ब रूनी जो है वो, कि हाँ यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश में इन्हें क्या किया जाता, मतलब अगर हमारे देश में इन तालाबों को देखते तो बिल्कुल यहाँ के लोग क्या हो जाते, हैरान हो जाते। ठीक है, कैसे हैरान हो जाते, क्योंकि यहाँ पे तालाब बनाने के लिए ही इनमें स्पेशल प्रकार की क्वालिटीज़ पाई जाती। ये लोग क्या करते हैं, एकदम बड़े बड़े जो क्या होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों से इन लोग क्या करते हैं, चारों तरफ क्या बनाते हैं, तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से चबूतरा बनाते हैं। कहीं से बांस ले आते हैं, कहीं से लकड़ी ले आते हैं, कहीं से लोहे के, चारों तरफ चबूतरा बनाए रहते। प्लस इनमें इन लोग और क्या बनाए रहते, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी नुमा आकार का, तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाए होते हैं ना। मतलब वो तालाब को ही देख के इतने खुश हो जाते हैं। और तालाब के बारे में वो हमारे भारत देश में जो स्पेशल उनको दिखती है तालाब के बारे में, अपने बुक में पूरा वर्णन कर देते कि इस तालाब को अगर हमारे देश के लोग देखते तो बिल्कुल अचंभित हो जाते, और हमारे यहाँ तो ऐसे बना ही नहीं सकते, जो कि भारत के लोग इसको क्या किए हैं, बनाए हैं इतने मस्त पत्थरों से, ठीक है, ईंटों से, और क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे क्या हो गया लकड़ी वकड़ी, उससे उन्होंने क्या चारों तरफ चबूतरे बनाए। फिर तालाबों में उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ी नुमा आकार का कुछ क्या बना दिया, सीढ़ी भी बना दिया। तो ये तालाब के बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, ठीक है, कि
मतलब इतने कलाकारी इनमें है कैसे, ये अलबरूनी के लोग मतलब हमारे भारत के बारे में लिखते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ तो हमारे भारत के लोग ही हमारी अपनी क्वालिटीज़ या हमारी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्ते सभी को, ठीक। तो चलिए एक बार बता देंगे, क्लियर आ रही है ना सभी को? हाँ, ठीक है। तो आप लोग ने तालाब देखा होगा कि बिल्कुल ये जैसे तालाब होती है तो सिर्फ एक ही तरफ नहीं बना होता, ये जैसे लड़कियों के लिए है, फिर इधर लड़कों का है, तो अलग अलग प्रकार की उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, ताकि जैसे तालाब में अगर नहाते समय भीड़ भी हो गया तो बिल्कुल आप दूसरे साइड से भी उतर सकते हो। ऐसे इसका एक क्या बना होता है, कुंड टाइप का बना होता है। ऐसे इनका क्या था, इस बुक में वर्णन इन्होंने किए थे, ठीक है। किसके बारे में? भारत के बारे में। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, अलबरूनी के बारे में, ठीक है। अपने किताब जो है वो कौन सा, किताब उल हिंद में उन्होंने किसका वर्णन किया था? एक तालाब, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया था, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक तालाब को रखा, ठीक है। मैं ब्लर हो रहा है बीच बीच में, ओके। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं किसके बारे में, बछेंद्री पॉल के बारे में, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा? बछेंद्री पॉल, बार बार आता है सीटेट के एग्जाम में बछेंद्री पॉल। तो चलिए देख लेते हैं बछेंद्री पॉल कौन थी, ठीक है। सुने भी होंगे आप लोग बछेंद्री पॉल के बारे में, क्योंकि ये भारत की पहली, ठीक है, और विश्व की कितने नंबर की, 5वीं नंबर की महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की इतने ऊंचे, मतलब माउंट एवरेस्ट जानते हो भारत की सबसे ज़्यादा ऊंची क्या है, चोटी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। उन पर इन्होंने क्या किया था, अपना चढ़ाई किया था, जो कि कौन थी? बछेंद्री पॉल, फेमस फेज, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, आप लोगों को चमकता है, हाँ ये नए है ना, इसी कारण थोड़ा सा दीवार के कारण ये चमकता है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, और मैं शायद इधर उधर चली जाती होंगी इसके कारण और चमकता होगा। तो बछेंद्री पाल के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि बछेंद्री पाल कौन थी, तो आपको याद रखना है यह भारत की, ठीक है, यह भारत की प्रथम महिला तथा विश्व की, ठीक है, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो विश्व की 5वीं, विश्व की कौन, 5वीं एवरेस्ट पर अपना तिरंगा क्या किया, लहराया, ठीक है, अपना तिरंगा लहराया, ठीक है। याद रहेगा सभी को। तो बिल्कुल बछेंद्री पाल से संबंधित आप लोगों को याद रखना है कि बछेंद्री पाल हमारी भारत देश की प्रथम महिला, ठीक है, और विश्व की पूरी, मतलब 4 बार और कोई ना कोई चली गई होंगी, तो 5वीं हमारी कौन थी, भारत देश की बछेंद्री पाल थी, जो कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, आप लोग सुने होंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, जिन पर उन्होंने क्या की थी, अपनी पहला जो तिरंगा है वो लहराया था, ठीक है। महिला की में अगर बात करूं तो ये जो क्या थी, बछेंद्री पाल थी, वो बचपन से ही ऐसी थी ना, थोड़ा कोई रहते हैं ना उतलंग किस्म की, जैसे कहीं जाते हैं तो किसी में चढ़ जाते, पहाड़ वहाड़ दिखता है तो भाई ये ऐसा क्यों, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये खुद एक पहाड़ी इलाका की रहने वाली थी, ठीक है। तो बिल्कुल उनको पहाड़ों पर चढ़ना भी अच्छा लगता रहा होगा। तो एक बार कहाँ गई थी, पिकनिक में गई थी, ठीक है। मात्र वो कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की, अपने दोस्तों के साथ या कहीं फैमिली के साथ पिकनिक में गई रही होगी, तो 12 वर्ष की थी, सोचो। और उस दौरान वो लगभग 4000 मीटर की किसमें, चोटी में क्या कर दी थी, ये चढ़ गई थी, ठीक है। 4000 मीटर की चोटी पर, मात्र वो कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी, और 4000 मीटर की चोटी पर वो क्या हो गई थी, चढ़ गई थी। तो ये सबसे पहला इनका क्या था, चढ़ना था, ठीक है। फिर वो सोच ली कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर भी अपना क्या करना है, तिरंगा लहराना है, और बिल्कुल वो चीज़ बछेंद्री पाल ने कर ही दी, ठीक है। और बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में जाने वाली हमारे देश की पहली महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट मतलब पहली महिला थी। तो ये कहाँ से है मैम, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड से थी, ठीक है, उत्तराखंड से थी। अब देखो उत्तराखंड, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है,
खुद ये कैसे पर्वतीय इलाके की रहने वाली थी, गढ़वाल एरिया में नागपुरी गांव में बड़ी हुई थी। ठीक है, गढ़वाल के नागपुरी गांव की रहने वाली कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, नागपुरी गांव की रहने वाली थी, ये रहने वाली थी। ठीक, याद रहेगा सभी को बछेंद्री पाल के बारे में। फिर आपको याद रखना है इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा? माउंटेनियरिंग। ठीक है, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग, ठीक, जैसे इंजीनियरिंग ऐसा होता है वैसे ही माउंटेनियरिंग। ठीक है, कहाँ से अपनी ट्रेनिंग की? ठीक है, क्या की थी? अपनी ट्रेनिंग की थी। तो ट्रेनिंग भी कहाँ किससे की थी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग इन्होंने की थी, तो कोई इनका गाइडेंस रहा होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है इनके जो गाइडेंस है उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, कौन थे? ब्रिगेडियर कौन थे? ज्ञान सिंह थे। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है इनके कौन थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है इनके गाइडेंस थे। ठीक है, कौन थे? इनके गाइडेंस थे। ठीक, चलिए, इन्होंने अपने ट्रेनिंग कहाँ से की थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग, मतलब यहाँ से अपना ट्रेनिंग किया था। और इनके ट्रेनर कौन थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, चलिए, बछेंद्री पाल से संबंधित है ये। और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए इन्होंने क्या किया था? टीम मेंबर तैयार किया था। ठीक है, ये गई कब थी? 1984 में। तो 1984 में इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए अपना टीम तैयार की। और बिल्कुल 23 मई को दोपहर कितना बजे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 23 मई। ठीक है, 23 मई 1984, 23 मई 1984 को इन्होंने दोपहर कितने बजे, मतलब 1:03 पर क्या किए? चढ़ना स्टार्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में अपना क्या रखा? पहला कदम रखा अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले नहीं जा सकते ना। माउंट एवरेस्ट में जब आप चढ़ते हो तो इतने, मतलब आपको खाना है पीना है भाई, 8,848 है, मतलब लगभग आप सोच नहीं सकते कि कितने किलोमीटर बोल सकते हो मैं, 8,500 किलोमीटर लगभग है ना भाई। तो सोचिए उतना दूर जाने के लिए कितना हालत ख़राब हो जाता होगा, वो भी ऐसे चढ़ना है माउंट एवरेस्ट में। ऐसे चलते हैं तो आप कितनों भी चलोगे, वो तो चलने में ही, ज़मीन में ऐसे नॉर्मल चलने में ही हालत ख़राब हो जाता, तो सोचो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए कितना ज़्यादा हालत ख़राब होता होगा, है ना। तो इन्होंने एक टीम तैयार की और 1984 में, मतलब 23 में 1984 में दोपहर 1 बजे, मतलब लगभग 1 बजे क्या करती है? माउंट एवरेस्ट में अपना पहला कदम रखती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया? वहाँ पे अपना जो है परचम लहराया। ठीक, अब आपको ये भी याद रखना माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट नेपाल में है भाई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, सागर माथा कहाँ कहा जाता है? सागर माथा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है नेपाल में। ठीक, याद रहेगा, नेपाल में इसको बिल्कुल क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक, हाँ, चलिए, जैसे अब जब कोई पर्वत में चढ़ते हैं ना, तो उनको कुछ कुछ कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से उसको कठिनाई हो सकती है? तो जैसे भाई वहाँ पे देखो सीधा पहाड़ में उनको चढ़ना है। ठीक है, पहाड़ की ढलान ऐसे, तो पूरा इसमें उनको क्या करना है? चढ़ना है। तो सोचो क्या 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 कठिनाई उनको हो सकती है। तो सबसे पहले कठिनाई तो उनको मिट्टी
क्या पता यहाँ से चट्टाने जो है वो गिर जाए, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, तो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट में जानते हो बर्फ़ जमा रहता है, तो बर्फ़ की क्या रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, जैसे जैसे ये ऊपर जाते रहते तापमान क्या होता जाता है, कम मतलब एकदम कम होते जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन की भी कमी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, तो उसको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखना पड़ता है। ठीक, तो एक तो चट्टानों के गिरने की क्या होती है, कठिनाई मतलब हो सकती है। ठीक, एक डर होता है, एक तो बर्फ़ का। ठीक है, एक किन का हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि हिम दरार हो गया, जैसे मौसम कभी ख़राब हो गए, पानी वानी गिर गया या तूफान उफान आ गए, तो वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, सौर विकिरण का हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या रखना पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। तो पर्वत में काम आने वाली चीज़, जब आप कहाँ जाते हो, बिल्कुल आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए तैयार होते हो। ठीक है, तो पर्वत में कौन कौन से औजार काम आ सकते हैं चढ़ने के लिए आपके, तो सबसे पहले तो कौन से औजार काम आएंगे, तो आप अपने साथ क्या रखते हो, एक मजबूत डंडे रखते हो। ठीक है, मतलब जो जाते हैं उनकी बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो बिल्कुल इसके लिए हमको ऑक्सीजन की सिलेंडर भी लेकर के चलना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, इसके लिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर के चलना पड़ता है। ठीक, अब भाई सीधा ये है, तो हम जो ये नॉर्मल जो हम फ्लैट पहन रहे थे जूते, वो ऐसे ही फिसल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम नॉर्मल जूते न पहन के कील वाले जूते की क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कील वाला जूता। ठीक है, कील वाला शूज़ मीन्स जो है वो क्या हो सके, जैसे इसमें पहाड़ में वो चढ़ने के लिए क्या हो सके, मिट्टी के अंदर वो क्या कर सके, बिल्कुल उनका जो कील रहेगा वो धंस सके, जिसको उनको चढ़ने में कैसे वो आसानी हो। ठीक है, तो एक कील वाला जूता इन ये लेकर के चलते हैं अपने साथ। किसी भी जगह जैसे पहाड़ वहाड़ है तो वहाँ से रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कुल्हाड़ी इनको रखना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा चट्टानों वट्टानों को भी क्या कर सके, तोड़ ओड़ सके। ठीक है, नायलॉन की मजबूत रस्सी इनको पकड़ना पड़ता है, नायलॉन की मजबूत रस्सी। ठीक है, नायलॉन की मजबूत रस्सी ये लेकर के चलते हैं ताकि कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि बांध के चढ़ना पड़ता है ना, ये हमेशा क्या रहेंगे, बंधे रहते हैं। ठीक है, चाकू अपने साथ रखेंगे, क्या रखेंगे, चाकू रखते हैं अपने साथ। ठीक, उसके बाद और क्या रखते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बर्फ़ को तोड़ने के लिए खास प्रकार का ये क्या रखते हैं, हथौड़ा रखते हैं। खास प्रकार का ये क्या रखते हैं भाई, हथौड़ा रखते हैं, किनको तोड़ने के लिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बर्फ़ को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लोग अकेले तो नहीं जा सकते, जो बछेंद्री पाल वो अकेले नहीं गई होगी, उन्होंने अपना एक टीम तैयार किया था कि मेरे साथ ये तुम भी जाओगे, तुम ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ करके बैठोगे, तुम रस्सी ये वो ऐसे करके। ठीक है, खाने पीने की भी चीज़ें उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती, बैग वैग लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऊबर में आप गाड़ी में तो नहीं जा सकते, बाइक वाइक या कार वार में। ठीक है, पैदल ही आपको जाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ों को अपने पीठ में आपको ले जाना होता है। उतने दिन का, जितने भी दिन में अपने माउंट एवरेस्ट में चढ़ान करते उतने दिन के लिए उनको खाना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब आप जाते हो तो उसमें वहाँ पे एक जो ग्रुप लीडर होता है, कोई ना कोई तो वहाँ पे ग्रुप लीडर होगा, कि हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप आंदोलन करो, चाहे कुछ भी करो, जैसे अपन अभी शिक्षक भर्ती का भी आप लोग आंदोलन करते हो, तो ऐसे अभी ही तो नहीं चले जाते, कोई ना कोई वहाँ पे क्या होते हैं, आपके लीडर होते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, है ना, ये सब चीज़ करने के लिए, कि चलो हमको चलना है, आंदोलन करना है, ये वो करके। तो से यहाँ पे भी कौन होती है, ग्रुप लीडर होती है। तो उनकी क्या भूमिका होती है मैम, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो ग्रुप लीडर है वो क्या करेगी, बाकी लोगों को सामान उठाने में उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, फिर क्या करती है, वो पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर उनको बिल्कुल वो रोकेगी। अगर कोई पीछे है तो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, थक गए, तो बिल्कुल उनके हाथ पकड़ कर वो क्या करेगी, उसको ले जाने का काम करेगी। किसी का तबीयत खराब है तो बिल्कुल उनका क्या करेगी, वो देख रेख करेगी। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या होता है, एक ग्रुप लीडर का काम होता है प्लीज़। और उनको खाने पीने का भी क्या रखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना
कि बिल्कुल आज हमारे लिए क्या खाना है, बिल्कुल बीच बीच में हम लोग खाना पीना भी ये सब बनाते रहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सुनीता विलियमसन के बारे में। ठीक, इसके बारे में तो सभी यही देखे होंगे क्योंकि ये तो अभी ही गई थी। सुनीता कौन? विलियमसन। चलिए ठीक, देख लेते हैं सुनीता विलियमसन के बारे में। तो सुनीता विलियमसन कौन थी भाई? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कौन थी? दूसरी महिला थी। ठीक है, तो सुनीता विलियमसन को आपको याद रखना है कि सुनीता विलियमसन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कौन सी? दूसरी महिला है। ठीक है, भारतीय मूल की ये दूसरी महिला थी। ठीक है मीन्स थी, जो भी है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये है अभी भाई जिंदा है, तो चलो ठीक है लिख देते हैं। ठीक, तो सुनीता विलियमसन के बारे में आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये कैसी थी? दूसरी महिला थी, जो कि 360 किलोमीटर दूर ये अंतरिक्ष को छानबीन करके क्या आई थी। ठीक है, ये 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पर क्या गई थी? अंतरिक्ष पर, अब ये मत बोल देना कि 360 किलोमीटर ही गई थी क्या करके, 360 किलोमीटर अंदर ये अंतरिक्ष पे गई थी। ठीक है, और कम से कम 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का ये क्या बनाया था? विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। ठीक है, कितने दिनों तक? 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का, अंतरिक्ष में रहने का क्या बनाई थी? विश्व रिकॉर्ड बनाई थी, विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। आप लोग ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता था कि सुनीता विलियमसन से कुछ क्या रहे हैं उनको, मतलब वो तो बहुत दिन तक मतलब बहुत पहले ही आ जाने वाली थी, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, बहुत सारे टेक्निकल। ठीक है, इसके कारण ये नहीं आई थी, तो बहुत दिनों तक ये अंतरिक्ष में ही रुकी थी। इनको खाने पीने का भी क्या हो गया था? इश्यू हो रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो सोचो 195 दिनों तक, मतलब पूरा लगभग हम बोल सकते हैं कि 6-7 महीने तक ये कहाँ रुकी थी? अंतरिक्ष में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सीजीटेट में हम आप लोग देख सकते हैं मैम, सीटेट क्लियर होने के बाद भी सीटेट देना अनिवार्य है क्या मैम? जी बीसो जी, देखिए अगर आपका सीटेट क्या है? क्लियर है। ठीक है, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको सीजीटेट देना है कि नहीं देना है। चलिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपका सीटेट क्या है? क्वालिफाई है। ठीक है, आपका सीटेट क्वालिफाई है तो ये तो क्या है? एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो ये जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है ये हर स्टेट में क्या आता है? काम आता है। चाहे आप ईवीएस का दिवाओ, केवीएस का आप कर रहे हो, एएमआरएस का कर रहे हो, ये सबका होता है। सीजीटेट, आप एमपीटेट, ये सबके लिए यूजफुल है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है भाई। ठीक है, लेकिन सीजीटेट में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो सिर्फ आप सीजीटेट के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि आपका ये क्वालिफाई है, ठीक है, ये आपका क्या है? क्वालिफाई है, लेकिन चलिए आप सीजीटेट नहीं दिला पाए, आपका क्वालिफाई नहीं होया या एक आध नंबर से आप चूक गए, ठीक, तब भी आप शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए क्या है? एलिजिबल है, क्योंकि आपका सीटेट सेंट्रल लेवल का जो टेट है वो आपका निकल चुका है। ठीक है, लेकिन आपका अगर सीजीटेट क्वालिफाई है और सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देने से क्या हो जाते हो? वंचित हो जाते हो। आप सेंट्रल लेवल के जैसे अभी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सब का एग्ज़ाम शायद मतलब वैकेंसीज आई है, तो इसमें आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हो अगर आपका ये नहीं निकला है तो इसी कारण इसको निकालना बहुत ज़्यादा क्या होता है? ज़रूरी होता है। और आप बोल रहे हो ना कि मैम अगर इसको हम निकाल ले तो इसको निकालने की ज़रूरत है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आपकी ही तैयारी है, आप निकालते हो तो वो आपके लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीजीटेट और शिक्षक भर्ती दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। अगर आप सीजीटेट का भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका 100% वहाँ पे शिक्षक भर्ती का भी क्या हो रहा है? तैयारी हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग पीछे बस मत हटिए। ठीक है, आप ये सोच के पढ़िए कि हमको शिक्षक भर्ती दिलाना है
और शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपको इसको भी दिलाना है, क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि हमको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो भाई ये तो वापस होगा ही होगा आपका, ठीक है। और अगर इसको आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अनुभव के लिए अगर आप दिला रहे हो तो क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल आप लोग दिलाइए बीसो जी। आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप लोग शिक्षक भर्ती का ही तैयारी कर रहे हो और सेम सिलेबस है सीजीटेट और शिक्षक भर्ती का, बस 19-20 का ही फर्क है कि इसमें हमको कंप्यूटर और जीएस थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, फिर सेम सिलेबस है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग अब ये मत बोलिएगा कि मैम मैं सीजीटेट नहीं दिलाऊं तो चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, नहीं चलेगा। आप लोगों को दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग, उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, पेडागोजी क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, गणित के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना। अगर 3 घंटे का आपका एग्जाम्स है तो कितने घंटे में हमको कितना क्वेश्चंस बनाना है, मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल आप लोग क्या करिए, इसको दिलाइए। कोई भी बहानाबाजी नहीं चलेगा कि मैम मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, क्वालिफाई हूँ तो मैं सीजीटेट नहीं दिलाऊंगा करके। मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, पास होना नहीं होना, क्वालिफाई होना नहीं होना, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये क्वालिफाई है, बिल्कुल आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, लेकिन सीजीटेट को भी आप लोग क्या करिए, दिलाइए, ठीक है। आया बीसो जी समझ में आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए ही बोल रही हूँ कि कोई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार निकल जाए सीजीटेट और अच्छी बात है, मेरा तो 3 बार निकल गया है, ये चौथा बार निकलने वाला है अभी, ठीक है। चलिए फिर भी दिलाती हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं देखती हूँ पैटर्न कैसे पूछते हैं व्यापम, ठीक है। अलग अलग मतलब पैटर्न उनका रहता है, क्योंकि आप लोग को बताती हूँ ना कि सीटेट का चोरी करके इन लोग भी पूछते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए राकेश जी गुड आफ्टरनून। हाँ कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बिल्कुल सुनीता विलियमसन के बारे में पढ़ रहे थे। जो सुनीता विलियमसन कौन थी, हमारी भारतीय मूल की कौन थी, पहली, हाँ एक मिनट में, आया बीसू जी समझ में आपको। हाँ इंडियन इंग्लिश भी आ गए, रिटर्न नहीं करते मैम बोल कर भी अच्छा 250 रुपये रिटर्न नहीं करते हैं क्या, करेंगे वो एक आध लोगों के में नहीं आता होगा, ठीक है। मेरे में भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेरी फ्रेंड है उसके में आया था, तो मुझे लगता है कि रिटर्न करना चाहिए उन लोगों को, और करते होंगे शायद। हाँ इतना है, अगर आप लोग एग्जाम्स देते हो तो वो रिटर्न करेंगे, एग्जाम्स नहीं दोगे तो वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि उनका घाटा होता है ना भाई गवर्नमेंट का, ठीक है। पहले क्या होता था, पूरा फ्री कर दिए थे जब बघेल सरकार थे, तो उसमें क्या होता था, सभी जो है वो इतना फॉर्म डालते थे, फ्री तो है यार ऐसे करके, और उनको जब सेंटर दूर दूर में मिल जाता था तो एग्जाम्स देने के लिए नहीं जाते थे, ठीक है। इसी कारण क्या किए, ये भी मतलब जो है वो ठीक है कि एग्जाम दो उसके बाद पैसा वापस, ठीक है। और एग्जाम नहीं दोगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, ये है। तो इसमें भी सरकार का बहुत ज़्यादा घाटा होता था ना, कि आप लोग फॉर्म डाल देते थे उसके बाद आप लोग एग्जाम देने ही नहीं जाते थे, उसमें गवर्नमेंट का घाटा होगा कि नहीं, क्योंकि हमसे ही वो तो लूटते हैं, ठीक है, खुद का तो नहीं दे सकते, तो इसी कारण, ठीक है। तो चलिए, तो 195 दिनों तक जो सुनीता विलियमसन है वो अंतरिक्ष में रहने का क्या बनाई थी, विश्व रिकॉर्ड बनाई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और जो सुनीता विलियमसन है ये कहाँ की थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये गुजरात की थी, ठीक है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले की थी, सॉरी ये गुजरात की कहाँ की थी, अहमदाबाद की थी, मतलब गुजरात की अहमदाबाद में का क्या ये रहती है, ठीक है भाई अभी है बेचारी, जिंदा लौट के आई है अंतरिक्ष से, ठीक है। हाँ बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है। हाँ एग्ज़ाम देना है इंडियन इंग्लिश कैसे भी रहे, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना कि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती का भी तैयारी करो, पीएससी का भी आप लोगों को देने का मन होता है ना, बिल्कुल आप लोग दीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, हमको एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ों का कि कैसे पैटर्न पूछा जा रहा है, क्योंकि लगभग तो सभी एक ही होता है ना, हिंदी भी हमको पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी सब में हमको पढ़ना है, तो ये सब तो कॉमन सब्जेक्ट है ना। तो हमको ये देखना होता है कि हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्यापम कैसे टाइप्स के पैटर्न में पूछ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए, फॉर्म भरते समय खाता नंबर देने आता है, हाँ तो बिल्कुल खाता नंबर को आप लोग दीजिए मुन्नी जी, ठीक। चलिए, तो
जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में इनका क्या हुआ था, चयन हुआ था। ठीक है, नासा में इनका चयन कब हुआ था, 1998 में। ठीक, अमेरिका एजेंसी है नासा जो है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो नासा में इनका क्या हुआ था, चयन हुआ था। कब हुआ था, 1998 में इसका नासा में चयन हुआ था। और इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में क्या मिला था भाई इसको, पद्म भूषण। ठीक है, क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण मिला था किनको, सुनीता विलियमसन को। ठीक, याद रहेगा सभी को, पद्म भूषण से इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसके बाद 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर, मतलब अंतरिक्ष से मैराथन दौड़कर आने वाली ये कौन थी, पहली महिला थी। ठीक है, कब, 16 अप्रैल 2007, 16 अप्रैल 2007 को ये अंतरिक्ष से मैराथन दौड़कर क्या आई थी। ठीक है, हाँ चलिए, सुनीता विलियमसन जब आई ना अंतरिक्ष से, ठीक है, तो जितने भी जैसे रिपोर्टर्स है या बहुत सारे जैसे रहते नहीं है, तो वो लोग उनका एक्सपीरियंस पूछे। ठीक है, कि आप इतने दिन तक अंतरिक्ष में रहे, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कि मतलब कैसे टाइप से वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने इतने दिनों तक 195 दिनों तक वहाँ पे रह लिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को टच कर पाते हैं, सब चीज़ कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो सोचो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब जो सुनीता विलियमसन है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि वहाँ पे पानी, जैसे यहाँ पे पानी जो है वो बॉटल में भरा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे पानी जैसे वो पीती थी ना, तो वो ऐसे ही उड़ जाता था बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करती थी, मतलब पूरा ऐसे अंदर डाल के उनको क्या करना पड़ता था, पानी पीना पड़ता था। ठीक है, उनका जो पानी भी का जैसे मुंह भी धोना होता था, मतलब उन लोग प्लॉट करते रहते थे, ऐसे उड़ना तो नहीं बोल सकती, हाँ मतलब सेम वैसे ही आप लोग सोच सकते हो, वो लोग प्लॉट करते रहते थे। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो कैसे मतलब वहाँ पे उन लोग जमीन भी नहीं है, तो कैसे उन लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल उन लोग क्या करते रहते, हवा में ऐसे तैरते रहते थे। ऐसा टाइप का उन लोग का क्या होता था, मूवमेंट चलता था। ठीक है, तो वो बोलती थी कि अगर मुझे मुंह भी धोना होता था, तो मुझे पानी के बुलबुलों को ऐसे करके क्या करना होता था, मुंह धोना होता था। क्योंकि वो पानी जो है वो हाथ में आता ही नहीं था। ठीक है, वहाँ पे कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऑटोमेटिक वहाँ पे बाल कैसे उड़े रहते थे, ऊपर ऊपर उठे रहते थे। ठीक है, जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो मेरे बाल यहाँ पे ऐसे मेरे सीधे हैं, तो ये जो बाल है वो पूरा वहाँ पे ऊपर उड़ जाते। वैसे सुनीता विलियमसन का देखे भी होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पेस से क्या आता था, उनका वीडियो वायरल होता था। ठीक है, जिसमें उनका बाल ऐसा ऐसे उठा रहता था, वो बोलती भी थी वो, और दिन भर ऐसे मतलब क्या प्लॉट करती रहती थी। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को क्या रखना है, वहाँ से याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या करती है, अपना एक्सपीरियंस बताती है कि उनको पूरा इतने दिन तक क्या प्लॉट करने का आदत पड़ गया था। हाँ, और उनको बांध कर भी रखा जाता था, जैसे उनको कहीं जाना होता था। ठीक, तो ऐसे पैदल चल के नहीं जा सकती थी, वो उड़ जाती थी। ठीक है, प्लॉट हो जाती थी, तो बिल्कुल उनको एक जगह स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ता था, बांधना पड़ता था रस्सी से। तो बिल्कुल उन लोग क्या हुए रहते थे, बंधे हुए रहते थे। तो सोचो, मतलब एक इमेजिनेशन करके देखो, हमें एक अमूर्त चिंतन आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग सीडीपी में भी पढ़ते हैं ना, आप लोग पूछते हो ना कि मैम ये अमूर्त चिंतन क्या है करके, तो यही अमूर्त चिंतन है। ठीक है, हम लोग उसको देखे नहीं है, लेकिन जो सुनीता विलियमसन हमको बताई है, उसको हमने चिंतन किया कि अगर ये सब चीज़ हमारे साथ होता तो रैली में कितना मजा आता। मतलब यही हमारा क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है, जिसको बिना देखे सिर्फ क्या कर लेना, महसूस कर लेना, चिंतन कर लेना। ठीक है, जैसे आपने किया होगा कहीं ना कहीं कि वो कैसे करती रहती होगी, उड़ती रहती होगी, बाल उनके ऐसे खड़े खड़े। ठीक है, पानी भी पीना होता तो पूरा मुंह के अंदर ले जाके उनको पीना पड़ता था पानी को, क्योंकि ऐसे करती तो पानी तो ऐसे ही उड़ जाता। ठीक है, एक जगह उसको खड़े होने के लिए वो खुद को बांधना पड़ता था, और कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो खोल लेती थी। ठीक है, हाँ, ये सीडीपी के क्लास में ही इन्वायरमेंट का है। ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पे वो क्या करती थी, बताती थी अपने बारे में। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, सुनीता विलियमसन के बारे में आप लोग, और जैसे देखोगे ना सर रिसर्च, मतलब यूट्यूब में या किसी में भी सर्च करके, तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोगों को और 100% बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एक बार आप लोग सर्च करके देखिएगा।
ठीक है। चलिए अजय जी भी अभी आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग अजय जी आपको, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आप लोग लिख सकते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आप लोग ने सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, ठीक है, कौन थे, चलिए बताइए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। तो सुनीता विलियमसन के बारे में इतने सारे टॉप पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, हाँ ठीक है भाई। चलिए हाँ, तो इसी में आपको याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ के नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये चांद पर उतरने वाले कौन थे, पहले व्यक्ति थे। चांद पर उतरने वाले कौन थे, पहले व्यक्ति थे, ठीक है, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपको सुनीता विलियमसन के बारे में याद रखना है, क्योंकि क्या पता अभी पूछे जा सकते हैं, करेंट के क्वेश्चंस है ना ये, अभी बनेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। 30 से 60 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष पे ये थी, 195 दिनों तक अंतरिक्ष में क्या कर मतलब रहने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली है, ठीक है। नासा में इनका चयन हुआ था 1998 में, लेकिन मूल इनकी कहाँ है, हमारे भारत देश की रहने वाली है। और विज्ञान अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को इसको क्या रखना है, याद रखना है, याद रहेगा सभी को सुनीता विलियमसन के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं किन के बारे में, राकेश शर्मा के बारे में। किन के बारे में, राकेश शर्मा जी के बारे में। ये कौन है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है राकेश शर्मा जी को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वैसे ही, ठीक है, राकेश शर्मा जो है वो, हाँ ठीक। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। तो राकेश शर्मा जी के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। ये भी जैसे सुनीता विलियमसन को आपको किन के लिए याद रखना है, महिला के रूप में, तो राकेश जी को भी आपको याद रखना है कि ये भी अंतरिक्ष में उतरने वाले थे, कौन, प्रथम, ठीक है। हमारे भारत के कौन थे, प्रथम, और पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व में 138, ठीक है, पूरे विश्व में कौन थे, 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, राकेश शर्मा जी को, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल राकेश शर्मा जी कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत के ये प्रथम और विश्व के 138वें, मतलब कहीं ना कहीं 137वें लोग जो है वो कहाँ चले गए थे, अंतरिक्ष में। उसके बाद राकेश शर्मा, राकेश मतलब जो भारत से है, इंडिया से, वो गए थे, ठीक है। और बिल्कुल इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो 13 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 13 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 13 जनवरी 1949 को, ठीक है। 13 जनवरी 1949 को कहाँ हुआ था, तो पंजाब के पटियाला में हुआ था। पंजाब के कहाँ हुआ था, तो पटियाला में हुआ था, ठीक है। इनका राकेश शर्मा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, पंजाब के पटियाला में हुआ था। और उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ में क्या, अंतरिक्ष यान सोजुकी के अंतरिक्ष के लिए क्या हो गए थे, फिर रवाना हो गए थे, ठीक है। रवाना कब हुए थे ये, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को, ठीक। किसके लिए रवाना हो गए थे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान, किनका, सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान, ठीक है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, सोयूज, T1, ठीक, T1 के लिए, सोयूज T1 के लिए क्या हो गए थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है रवाना हो गए थे, ठीक है। हाँ, अंतरिक्ष के लिए क्या हुए थे, रवाना हुए थे, बिल्कुल। और ये धरती पर कोलार, मतलब हाँ यहाँ पे लिख सकते हो, संघ का अंतरिक्ष यान सोयूज T पर अंतरिक्ष के लिए क्या हो गए थे, अंतरिक्ष
के लिए रवाना हुए। ठीक, उसके बाद कब रवाना हुए थे? तो 3 अप्रैल 1984 आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को हुआ था। कहाँ? पटियाला के पंजाब में, सॉरी पंजाब के पटियाला शहर में। ठीक है, उसके बाद रवाना कब हुए थे? तो 1984 में 3 अप्रैल को। कहाँ? सोयूज टी नामक एक क्या था? यान था, अंतरिक्ष यान, जिसमें इन्होंने अपना उड़ान भरा। पहला उड़ान जो है ये भरते हैं अंतरिक्ष के लिए। और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, ठीक है, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट कहाँ रहते हैं? ये अंतरिक्ष में रहते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब इतने मिनट बिताने के बाद ये क्या करते हैं? अंतरिक्ष से वापस आते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से क्या आएंगे? वापस आएंगे। ठीक, तो टोटल ये अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहते हैं? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, समथिंग 8 दिन हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतने दिन बिताने के बाद ये बिल्कुल क्या करते हैं? अंतरिक्ष से वापस आने वाले कौन थे? व्यक्ति थे, जिनको 1984 में अशोक चक्र से, ठीक है, 1984 में अशोक चक्र से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, अशोक चक्र से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। वही अगर मैं सुनीता विलियमसन की बात करूं तो सुनीता विलियमसन को किससे? पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुनीता विलियमसन को किससे सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पद्मश्री से। ठीक है, पद्म भूषण से, जी हाँ, पद्म भूषण से इसको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और राकेश शर्मा जी को 1984 में अशोक चक्र के लिए क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का एक क्या है, जैसे 7वीं या 8वीं में इन पर एक क्या बना हुआ है, आपके जो सिलेबस है ना, उसमें कल्पना चावला से संबंधित एक स्टोरी है उसमें पूरा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं कहाँ? कल्पना चावला की तरफ। कल्पना चावला, ठीक, चलिए कल्पना चावला तो कौन थी? कल्पना चावला तो बिल्कुल ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, जन्म तो इनका भारत में हुआ था, लेकिन ये काम कहाँ करती थी? तो अमेरिका के लिए, मतलब नासा के लिए ये काम करती थी। तो बिल्कुल ये कौन थी? कल्पना जो चावला है वो, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, यह भारतीय मुल्क की कौन थी? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष कौन थी? यात्री थी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या करती है। आज राकेश शर्मा जी का बर्थडे है मैम। अच्छा, ठीक, हैप्पी बर्थडे राकेश शर्मा जी, और हम आपके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो बिल्कुल राकेश शर्मा जी को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, कि उसके बाद हम देखते हैं कल्पना चावला जी को, बहुत ही होनहार लड़की थी ये, भारतीय मुल्क की लड़की थी, जो कि अमेरिकी नासा के लिए क्या करती थी? काम करती थी। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये कौन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो इनका जन्म है, ठीक, तो इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 17 मार्च याद रखना है 1962। ठीक है, इनका जन्म डेट आप लोगों को याद नहीं रखना है, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं पूछा जाता। इनका जन्म जो है वो 17 मार्च 1962 को हुआ था, हरियाणा में। ठीक है, मतलब हरियाणा में एक करनाल नाम का क्या है, गांव है, वहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक, हरियाणा की थी ये, बिल्कुल भारतीय मुल्क की थी, लेकिन अमेरिका के लिए क्या काम करती थी। 1988 में कल्पना चावला ने नासा में अपना क्या किया था? शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था भाई? 1988 में नासा में ये क्या कर ली? अपना ज्वाइनिंग कर ली। ठीक है, नासा में एम्स अनुसंधान केंद्र में अपना व्यावसायिक जीवन की क्या की थी?
शुरुआत की थी कब? 1988 में। ठीक, उसके बाद क्या होता है 1995 में ये कहाँ जाती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1995 में। ठीक है, ज्वाइन इन्होंने कब किया था नासा में? 1988 में। फिर ये 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है, नासा की अंतरिक्ष यात्री के रूप में क्या होती है? ये शामिल होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। फिर 19 नवंबर 1997 से पहले अंतरिक्ष मिशन की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान, याद क्या रखना है आप लोगों को? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपको याद रखना है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। ठीक है, किसमें? कोलंबिया अंतरिक्ष यान, जिसको क्या बोला जाता है? STS-87। ठीक है, STS-87 के 6 सदस्यीय दल का ये क्या बनी थी? हिस्सा बनी थी। 6 सदस्यीय दल का ये क्या बनी थी? दल का ये क्या बनी थी? हिस्सा बनी थी। कौन? जो कल्पना चावला है वो। ठीक है, जो 1988 है उसमें ये नासा में क्या होती है? अपना ज्वाइनिंग देती है, काम करती है वहाँ पे। फिर 1995 में नासा की जो ये अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान में क्या कर लेती है? 6 सदस्य, मतलब 6 सदस्य का उनका क्या होता है? एक टीम होता है। इनमें क्या कर लेती है? ज्वाइन हो जाती है उनके साथ में। ठीक है, और 15 दिन 12 घंटे इसके दौरान उनके साथ ये कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में जाती है। और 15 दिन, ठीक है, 12 घंटे क्या करते हैं? ये अंतरिक्ष में बिताती है। ठीक है, अंतरिक्ष में बिताने के बाद ये कहाँ आती रहती है? जब ये वापस आती रहती है अंतरिक्ष से, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कल्पना चावला जो है वहाँ से बच करके नहीं आई थी अंतरिक्ष से। ठीक है, इनका जो यान है वो थोड़ा सा वायुमंडल में जैसे ही मतलब पहुँचने वाली थी, लैंड करने वाली थी, तो थोड़ा सा वायुमंडल में कुछ क्या हो गया था, मतलब डगमगा गया। उसके बाद बिल्कुल इन लोगों का वहाँ पे क्या हो गया था, जितने भी इनकी टीम है उनकी पूरा मतलब वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को कल्पना चावला से संबंधित इसको क्या करना है? याद करना है कि कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? ये भारतीय मुल्क की थी, लेकिन इन्होंने नासा के लिए काम किया था। 1988 में नासा ने ज्वाइनिंग दी थी। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री क्या कोलंबिया अंतरिक्ष यान के लिए 6 सदस्यीय दल का ये क्या बन गई? हिस्सा बन गई। और बिल्कुल कहाँ चले गए इन लोग? अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कितने भी 15 दिन 12 घंटे बिताने के बाद जैसे ही ये कहाँ लौट रही थी? वापस लौट रही थी। ठीक है, मतलब लगभग 16 जनवरी, हाँ मतलब 1 फरवरी 2003 को ये धरती पर कहाँ लौटे? 15 दिन बोलने का मतलब है, मतलब लगभग 1 फरवरी, ठीक है, 2003 को ये कहाँ लौट रही थी? धरती पर वापस लौट रही थी। ठीक, मतलब 2003 में ही गई थी ये। ठीक है, तो धरती पर ये वापस लौटने के दौरान ठीक क्या हो गया था? इनके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। ठीक, जो क्या है कोलंबिया STS 107 है। ठीक है, कोलंबिया अच्छा 107 है। ठीक है, कोलंबिया STS 107 है, वो क्या हो गया था वहाँ पे? जैसे ही वायुमंडल में वो क्या किया? प्रवेश किया, वैसे ही वो पूरी तरीके से जल कर क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। अब इनका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो जला क्यों था अचानक से, लेकिन शायद कुछ यान में गड़बड़ी रही होगी या तो कुछ हो गया रहा होगा। ठीक है, तो इसके कारण वो क्या हो गया था? पूरा वायुयान ने जैसे ही मतलब वायुमंडल में जैसे ही वो प्रवेश किया और वैसे ही पूरा वो क्या हो गया था? जल गया था। क्या पता उसके लिए शायद अच्छे से मतलब बोलते हैं ना ऐसे कि वो जो वायुयान है, ठीक है, वो वायुमंडल के लिए शायद अच्छे से समायोजन वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा होगा, शायद उसके कारण भी हो सकता है। तो सोचिए अपने जितने भी कितने टीम के साथ वो अपने 6 सदस्यीय टीम के साथ गई थी और पूरा जो 6 सदस्यीय टीम है उनका वहाँ पे क्या हो गया था? निधन हो गया था। पूरा सभी जो है जलकर क्या हो गए थे? खाक हो गए थे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी क्या थी? दुखद घटना थी। किसके संबंध में? तो आपको याद रखना है कल्पना चावला के संबंध में। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किनको? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा के बारे में। लेफ्टिनेंट
कमांडर किसके बारे में? वहीदा, ठीक है, वहीदा। तो वहीदा कौन थी? तो इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि वहीदा कौन थी? ये नौसेना में, मतलब समुद्री जहाज, ठीक है, समुद्री जहाज जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये नौसेना में, मतलब समुद्री जहाज, नौसेना के मतलब जो समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, उसकी कौन थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, ठीक है। पहली महिला कौन थी? गवर्नर थी। इसको आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि हर महिला जो है वो नहीं कर पाती ना, उनमें से ये एक थी। गिनी चुनी महिलाओं में से कौन थी ये? एक थी जो पूरी परेड के क्या संभालती थी? ये कमान संभालती थी। जैसे होता है ना कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये अलग अलग इनका क्या होता है, हमारा एक टीम काम करता है, जिसका जो क्या होते हैं, उनका जो लीडर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तीनों को एक साथ कभी जो गवर्नमेंट है वो मिलने के लिए नहीं देती, वो आप लोगों को भी पता होगा। तो जो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा है, वो जो समुद्री नौसेना है इनकी कौन थी? ये कमांडर थी, ठीक है। और बिल्कुल ये सभी को क्या करती थी? एक साथ संभालती थी, ठीक है। जब परेड के दौरान आप लोग ने मतलब देखते होंगे कि इतना लंबा लाइन होता है, तो परेड के दौरान जो है वो क्या करती थी? यही सारी चीज़ों को संभालने का काम करती थी। और इनका आवाज़ इतना ज़्यादा था कि मतलब 1 किलोमीटर तक भी चीज़ों को क्या सुनाई देना चाहिए। ऐसा मतलब ना, मतलब ऐसे महिलाओं में क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि किन में थी? वहीदा में थी, ठीक है। नौसेना के जहाज में जब क्या होता था, परेड होता था, तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी, ठीक है, कि जैसे ये अब सामने वाले टुकड़ियाँ हो गया, ठीक है, जैसे ये एक एक टुकड़ी हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब लगभग 1 किलोमीटर तक इतना दूरी होता था। तो इसमें एक मतलब खड़े हैं सब लाइन से, इसमें खड़े, ये एक टुकड़ी में खड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे वहीदा रहती थी, तो इनका जो आवाज़ है यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा क्या था, इनका काम था, ठीक है। तो इतना जोर से ये चिल्लाती थी कि पीछे वाली टुकड़ी को भी इनका जो है वो आवाज़ सुनाई देता था, ठीक है। और बिल्कुल वहीदा प्रिज्म इनके नाम से, मतलब क्या प्रिज्म जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ कांच का क्या होता है? रंग होता है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा के बारे में हमको इतना बात याद रखना है कि बिल्कुल ये कौन थी? नौसेना में शामिल होने वाली, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली ये पहली कौन थी? महिला थी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा इनके बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। कर्णम मल्लेश्वरी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, सुने भी होंगे और C-टेट में भी इसको पूछा गया बहुत बार, ये जो है वो इसके बारे में पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है। तो ये कौन थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो लेफ्टिनेटर है, ठीक है। कौन है? वेट लिफ्टर है ये एक कौन है? वेट लिफ्टर, ठीक, भार उठाने वाली जी, वेट लिफ्टर जिसको हम बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कौन? कर्णम जो मल्लेश्वरी है वो, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक। ये कौन थी? वेट लिफ्टर थी। कौन थी? वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टर थी, ठीक है। ये क्या करती है? 130 किलोग्राम तक का भार को क्या कर लेती है? उठा लेती है, ठीक। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 130 किलोग्राम के भार को भी ये क्या कर लेती है? उठा सकती है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो, ठीक है। और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ठीक, बिल्कुल। किसके बाहर? भारत के बाहर, या भारत के लिए इन्होंने 29 क्या लाए हैं भाई? मेडल लाए हैं। तो सोचो कितनी मतलब प्राउड वाली बात है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, जो कि आंध्रा की है। और वे कौन है? ये 130 केजी के भार को भी क्या कर लेती है? उठा लेती है। और 29 मेडल इन्होंने भारत के ही बाहर क्या किए हैं? जीते हैं, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन थी? पहली भारतीय महिला थी। तो इसको भी बिल्कुल आप याद रखना है, ओलंपिक, ठीक है।
ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? महिला है। ठीक, याद रहेगा सभी को। चलिए, ठीक, हाँ, और कुछ है उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, 130 किलोग्राम भार को ये क्या उठा सकती थी, 29 मेडल ये लेकर के आए थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय कौन थी? तो महिला थी। ठीक, तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ये याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, एक चमकता सितारा है सूर्यमणि करके। ठीक है, हाँ, हो गया, हाँ, चलो ठीक है। ठीक, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में कौन पढ़ लीजिए। सूर्यमणि, कौन? सूर्यमणि। सूर्यमणि एक चमकता सितारा। ठीक है, कौन है सूर्यमणि? एक चमकता सितारा। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, हाँ, ठीक है, कि ये कौन थी? ये उन सितारों में से थी, चमकते हुए इन उभरे सितारों में से है, जो साधारण लड़की जैसे होती है ना, ऐसी असाधारण जो लड़की होती है उनमें से ये एक थी। ठीक है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी क्या कर दी? बदल दी। मतलब पहले क्या बोला जाता था कि लड़कियां जो है वो नहीं पढ़ती, लेकिन बिल्कुल ये स्कूल जाकर अपनी जिंदगी ही बदल दी। मतलब शादीशुदा होने के बाद भी बिल्कुल ये स्कूल जाती थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना। मतलब अपना पहनावा, अपना संस्कार, अपने त्योहार, अपने ये सारी चीज को उनको नहीं भूलना चाहिए। ये जो है वो कौन चाहती थी? सूर्यमणि ये चाहती थी। ठीक है, और बिल्कुल इनको क्या थी? जड़ी बूटी की भी समझ थी, तो इनसे भी कुछ कुछ ये क्या बनाती थी? दवाइयाँ बनाती थी। ठीक है, और अपनी स्कूल भाषा को ये क्या करती थी? बिल्कुल अपने संस्कार को ये नहीं भूलती थी, और इसके लिए क्या थी? मतलब फेमस थी। ठीक है, ये क्या करती थी? अपने स्कूल की भाषा तो सीखे, मतलब सीखे भी ना। ठीक है, मतलब ये तो बोलती थी कि अपनी स्कूल की भाषा तो है ही, उसके उनको सीखे बिना हम और दूसरी भाषाओं को भी क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, ऐसे इनका मानना था। ठीक है, और इनका आदिवासियों की खास किताबों को भी मतलब संभाल कर, मतलब आदिवासियों से भी इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। ये उन्हीं में से एक लड़की थी जो जड़ी बूटी, अब आदिवासी है तो जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा इनको क्या रहता है? लगाव रहता है, दवाई ववाई बनाते रहते, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जो बांसुरी वांसुरी तबला ढोल ये सब किसे बना देती थी? जो जितने भी जंगल की लकड़ी वकड़ी है ये सबसे क्या बना देती थी। ठीक है, और ये 21 साल की जब थी तो इन्होंने क्या खोला? एक अपना केंद्र खोला था। कौन सा केंद्र? तोरांग। ठीक है, तोरांग का मतलब जंगल होता है। मतलब इन्होंने एक क्या खोला था? हाँ, उन्होंने एक जगह का नाम क्या रखा था? तोरांग रखा था। ठीक है, तोरांग करके रखा था, जो कि तोरांग मतलब क्या होता है? एक जंगल होता है। ठीक, तो बस इसके बारे में एकदम और ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर नहीं वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर और ज़्यादा इतने ही क्या होंगे आपके व्यक्तित्व, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को खत्म। आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ कल मिलते हैं सभी। चलिए, थैंक यू।